साल 2021 उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में भाषण देते हुए कहा, सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो। और अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मांस, मछली और शराब की बिक्री पर रोक लगा दी थी। वहीं अगर हम इसके दूसरे पहलू पर नजर डालें तो पता चलता है कि भैया उत्तर प्रदेश दारू की सेल के हिसाब से देश की कैपिटल बना हुआ है। 2022 से 23 में यूपी सरकार को एक्साइज ड्यूटी से मिलने वाला रेवेन्यू तकरीबन 42,250 करोड़ रुपए था और अगले फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में ये 58,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। जब से यूपी में योगी जी की सरकार आई है, यूपी का दारू से मिलने वाला रेवेन्यू 3 गुना तक बढ़ गया है और आज यूपी में दारू से मिलने वाला रेवेन्यू पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, ये आंकड़े हर साल लगभग बढ़ते ही जा रहे हैं। इन सब से तो यही समझ में आता है कि भाई एक और जहां योगी जी को दारू बिल्कुल पसंद नहीं है, वहीं दूसरी तरफ दारू से मिलने वाला रेवेन्यू बहुत पसंद है। लेकिन देखना तो ये है कि आखिर योगी जी की पॉलिसी में ऐसा क्या स्पेशल है कि उनके खुद दारू के खिलाफ बोलने के बाद भी इसका रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। इसे समझने के लिए थोड़ा पास्ट में चलते हैं। ये वो समय था जब दिल्ली में आलीशान स्टोर थे और हर प्रकार की दारू बेची जाती थी, जबकि उत्तर प्रदेश में दारू की छोटी छोटी दुकानें थी जिनमें देसी दारू मिलती थी। लेकिन अगर आज हम उत्तर प्रदेश की दारू की सेल्स के मामले में कंडीशन देखें तो उत्तर प्रदेश दारू का हब बन चुका है। 2012 तक उत्तर प्रदेश में लिकर पॉलिसी कुछ इस तरह की थी कि दारू के बिजनेस में पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले एक व्यक्ति की मोनोपोली चलती थी और उसका नाम था पोंटी चड्ढा। दरअसल जब यहाँ मायावती की सरकार थी तो मायावती ने पूरे उत्तर प्रदेश में इस नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही कई एक्साइज जोन क्रिएट किए जिनका जिम्मा दिया पोंटी चड्ढा को। मतलब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में दारू पर पूरा कंट्रोल पोंटी चड्ढा के पास ही था, जिसके बाद वेस्टर्न यूपी में इसकी मनमानी चलने लगी। लेकिन ये यहां तक नहीं रुका। इसके बाद इसने ईस्टर्न यूपी में जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके साथ डील करके पूरे उत्तर प्रदेश में दारू के धंधे का कंट्रोल अपने हाथों में ही ले लिया। अब पूरे उत्तर प्रदेश में पोंटी चड्ढा ये परमिशन के बिना एक बोतल दारू भी नहीं बिकती थी। पूरे उत्तर प्रदेश में ही इसके दारू के 57 गोडाउन्स थे जिनसे लगभग 5,000 रिटेल शॉप्स पर दारू सप्लाई की जाती थी। और इतना ही नहीं, दारू की सप्लाई केवल उत्तर प्रदेश और भारत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसका नेटवर्क नेपाल, भूटान, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और कई अरेबियन और एशियन कंट्रीज तक फैला हुआ था। तो इस तरह से अब उत्तर प्रदेश के दारू के धंधे पर पोंटी चड्ढा का अकेले ही अधिकार था। लेकिन परिवार में हुए एक आपसी विवाद में पोंटी चड्ढा और उसके भाई की जो है मौत हो जाती है। इसके बाद भी इस पॉलिसी को चेंज नहीं किया गया, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में यही अटकलें चल रही थी कि अब कौन है जो नया पोंटी चड्ढा बनेगा। और फिर पोंटी की मौत के बाद भी ये पॉलिसी चलती रही। लेकिन इस लिकर पॉलिसी को उस समय चेंज किया गया जब 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इनके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 2018 में IAS कल्पनी अवस्थी ने पुरानी लिकर पॉलिसी को हटाकर नई लिकर पॉलिसी बना दी। इसमें 36 नए होलसेलर को लाइसेंस देकर पोंटी चड्ढा की मोनोपोली को तोड़ दिया गया। इस पॉलिसी में ओपन ऑक्शन सिस्टम को हटाकर ई लॉटरी सिस्टम को शुरू किया गया। अब आपके माइंड में यह क्वेश्चन होगा कि ओपन ऑक्शन सिस्टम और ई लॉटरी सिस्टम होता क्या है। देखिए, ओपन ऑक्शन सिस्टम में सरकार लाइसेंस बेचकर पैसा कमाती है। अब इसको दिल्ली की पॉलिसी से समझते हैं। देखिए, दिल्ली में आधी से ज्यादा रिटेल शॉप्स सरकार खुद ऑपरेट करती है, लेकिन फिर सरकार ने दिल्ली में ओपन ऑक्शन सिस्टम शुरू कर दिया और सरकार ने कहा कि अब सरकार कोई भी शॉप नहीं चलाएगी, बल्कि दिल्ली में 849 दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। और इसके लिए सरकार ने दिल्ली को 32 जोन में डिवाइड कर दिया और सभी को लाइसेंस बेचे गए। और साथ ही साथ ये भी तय किया गया कि एक जोन में लिमिटेड दुकानें ही हो सकती हैं। इससे सरकार को यह प्रॉफिट होने वाला था कि जहां सरकार 7,000 करोड़ रुपए कमाती थी, अब लाइसेंस बेचकर सरकार को पूरे 9,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। दरअसल ओपन ऑक्शन सिस्टम एक बिडिंग सिस्टम होता है जिसमें सरकार इन लाइसेंस की नीलामी करती है। सभी बिजनेसमैन जो दारू बेचना चाहते हैं सभी अपनी अपनी कीमत लगाते हैं और जो सबसे ज्यादा दाम देता है वो इन लाइसेंस को ले जाता है। लेकिन भाई इस सिस्टम में एक खराबी थी और वो ये थी कि ऐसे में जो छोटे व्यापारी थे उन्हें कुछ नहीं मिल पाता था, क्योंकि उनके पास तो इतना पैसा ही नहीं था। सभी लाइसेंस बड़े व्यापारी ले जाते थे। इसके अलावा
उसमें एक और रूल भी था, जो कि कोई भी लाइसेंस खरीदता है तो उसे ये दिखाना होता था कि पिछले 3 साल में उनका इस बिजनेस में टर्नओवर 150 करोड़ से ज्यादा हो। इसलिए सरकार पर आरोप लगाया गया कि इस बिजनेस में सरकार ने करप्शन किया है और अपने जानने पहचानने वाले लोगों को ही लाइसेंस दिए हैं। इसके अलावा इस पॉलिसी का एक रूल ये भी था कि रिटेलर, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो दारू के प्राइस को इनके द्वारा अपने हिसाब से कितना भी रखा जा सकता है। लेकिन अब इस पॉलिसी का एग्जीक्यूशन हुआ तो एक ही व्यक्ति को एक से अधिक रोल में पाया गया और फिर जब इस केस की छानबीन की गई तो इसमें आप पार्टी के कई लीडर्स को गिरफ्तार किया जाता है, जिसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज करके फिर से पहले की तरह ही कर दी। मतलब फिर से सरकार दिल्ली में अपनी खुद की शराब की दुकानें चलाने लगी, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी में मेन फोकस मैन्युफैक्चरर से एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स के जरिए पैसा कमाना है। मतलब यूपी में जितनी ज्यादा बोतल की सेल होगी सरकार को उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसमें होता क्या है कि सीधा वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन बस करना होता है और लाइसेंस जो है मिल जाता है, जिसकी वजह से अब उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी बहुत ज्यादा दुकानें खुल गई हैं। इसमें एक और रूल है कि एक व्यक्ति 2 से ज्यादा दुकानें नहीं खोल सकता। ये पूरा का पूरा सिस्टम अब ऑनलाइन है। कुछ इस तरह का सिस्टम कि उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह की सरकार के टाइम पर 1999 में जो चलता था। यूपी को केवल इस पॉलिसी से ही फायदा नहीं हुआ है दोस्तों, बल्कि बिहार सरकार की पॉलिसी का फायदा भी यूपी गवर्नमेंट को मिला है। दरअसल हुआ क्या है कि बिहार ने अपनी जो एक पॉलिसी बनाई, जिसमें बिहार सरकार ने बिहार में अल्कोहल को टोटली बैन कर दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश से बिहार में दारू की स्मगलिंग शुरू हो गई। देखिए, कोई भी सरकार 3 तरीकों से पैसा कमाती है। पहले मैन्युफैक्चरर पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर। अब इसमें होता क्या है कि जहां पर भी दारू बनती है तो कोई भी बोतल एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद मार्केट में आती है। दूसरा तरीका है होलसेलर और रिटेलर को लाइसेंस बेचकर, और तीसरा है वैल्यू एडेड टैक्स से। ये टैक्स राज्य सरकार लगाती है और वही कलेक्ट भी करती है। जितनी भी बोतल बेची जाती हैं, यही सभी पर वैल्यू एडेड टैक्स सरकार को देना पड़ता है। दारू पर जीएसटी नहीं लगता, ये टैक्स राज्य सरकार खुद लगाती है और अलग अलग स्टेट में ये वैल्यू एडेड टैक्स अलग अलग होता है। जैसे अगर आप गोवा घूमने जाएं तो वहां पर दारू बहुत सस्ती मिलती है। उसकी वजह यही है कि भाई वहां की सरकार बहुत कम वैट लगाती है। लेकिन सबसे महंगी दारू कर्नाटक में है, क्योंकि वहां पर वैल्यू एडेड टैक्स सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की इस पॉलिसी को केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक की सरकारें भी अडॉप्ट करने के लिए आगे आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कैबिनेट में हुई बैठक में लिकर पॉलिसी 2024 से 25 को मंजूरी दे दी है और ये नई पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी और 31 मार्च 2025 तक के लिए रहेगी। इस पॉलिसी में अंग्रेजी शराब, मॉडल शॉप और बियर शॉप की सालाना लाइसेंस फीस को 10% बढ़ाया जाएगा। शराब की आम दुकानों को भी मॉडल शॉप में बदला जाएगा। रिन्यूअल और प्रोसेसिंग फीस में भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ देशी शराब का कोटा भी बढ़ाया जाएगा। इन सब का इम्पैक्ट दारू की कीमत पर देखने को जरूर मिलेगा। इससे शराब महंगी हो जाएगी। देशी शराब के पौए में करीब 7 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, अगर किसी के पास बार का लाइसेंस है और अगर वो आसपास कहीं पर बार काउंटर खोलना चाहता है तो लाइसेंस का 25% या 2.5 लाख रुपए देकर इसके लिए परमिशन मिल सकेगी। बियर शॉप के 20 मीटर के अंदर अगर 100 वर्ग मीटर तक का खाली एरिया है तो वहां पीने के लिए सिटिंग एरिया बनाया जा सकेगा, जिसके लिए 5,000 रुपए सालाना शुल्क देना होगा। पुलिस या कोई एजेंसी बिना एक्साइज डिपार्टमेंट की परमिशन के शराब, भांग या बियर की दुकान बंद या सील नहीं करा सकेगी और ना ही दुकान को चेक कर सकती है। और अगर एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट के अलावा कोई दूसरी एजेंसी इंस्पेक्शन करती है तो उसे इसकी वीडियोग्राफी करनी होगी। साथ ही अब साल में 2 दिन शराब की दुकानें 1 घंटे ज्यादा खुली रहेंगी। क्रिसमस की रात यानी 24 दिसंबर और नए साल की रात यानी 31 दिसंबर को शराब की दुकानें रात को 11 बजे तक खुल सकेंगी। पॉलिसी में रेलवे और मेट्रो स्टेशन के बाहर भी शराब बेचने का प्रावधान किया गया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी का मानना है कि भाई शराब पीना जो है अच्छा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर ऑफिस में शराब को बेचने की अनुमति दे देनी चाहिए। नई शराब नीति में एक बड़ा बदलाव बियर को लेकर भी किया गया है। अब बियर की दुकानों को मॉडल शॉप में बदला जा सकेगा। इसके अलावा शादी समारोह, इवेंट या किसी कार्यक्रम में रात 12 बजे तक शराब परोसने की अनुमति होगी। शराब की बिक्री को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से शराब की बिक्री मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और क्रूज शिप पर भी हो सकेगी।
योगी सरकार में एक्साइज मंत्री नितिन अग्रवाल के मुताबिक 1961 में जो नियमावली आई थी उसमें फलों से बनने वाली वाइन को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब इस नियमावली में संशोधन किया गया है और 3 नई कैटेगरी को शामिल किया गया है। नियमावली में अंगूर से बनने वाली साइडर, सेब से बनने वाली शेरी और नाशपाती से बनने वाली पेरी वाइन को भी शामिल कर लिया गया है। जब से योगी सरकार आई है तब से शराब की बिक्री से मिलने वाला रेवेन्यू 3 गुना बढ़ गया है। योगी सरकार की सत्ता में आने के समय 2017 से 18 में शराब की बिक्री से सरकार को करीब 14,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था। अब आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 2022 से 23 में यूपी सरकार को एक्साइज ड्यूटी से 42,250 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था। सरकार को 2023 से 24 में एक्साइज ड्यूटी से 58,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर भाई उत्तर प्रदेश सरकार की दारू की पॉलिसी आज उनके लिए रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुकी है। अब आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।